Okay, we are starting this now, and this is a course on the यूई टैक्सेशन। और यूई में टैक्सेशन जो है वो तीन तरह की है, जिसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, वेट लॉ है और एक्साइज है। लेकिन हम एक्साइज को नहीं डिस्कस करेंगे। जो हम दो कोर टैक्सेशन यहाँ पे हैं जिनका हम कोर्स ये डिज़ाइन किया, वो है यूई का कॉर्पोरेट टैक्स और वीएटी। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ राय मोहम्मद सुचान। आई एम फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आई कैप। और इसके साथ साथ एक्स ई वाई हूँ मैं। ई वाई से मैंने आर्टिकल किए, टाइम वहाँ गुजारा है, वन ऑफ द बिग फोर फर्म। और आफ्टर दैट आई एम इन प्रैक्टिस। लाहौर में फर्म है, और अदर देन दिस यूई में भी फर्म है जहाँ मैं पार्टनर हूँ। और एट द सेम टाइम मैं टीचिंग करता रहा हूँ पहले भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैं पढ़ाता रहा हूँ। और आई कैब में भी मैं ऑलरेडी एक सेशन डिलीवर कर चुका हूँ इसके ऊपर, जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे कोर्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बेनिफिशियल भी है। जो लोग या तो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या फ्यूचर में उनका प्लान है, या अभी भी प्लान अगर है कि हम यूं ही मूव करें और यहाँ पे अपनी सर्विसेज दें, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। यस्टरडे मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक साहब कह रहे थे कि ये अरेबिक में होगा, तो अरेबिक में हमें वो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अरेबिक है आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज। तो वन थिंग फॉर देयर नॉलेज, अगर हम मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, एफटीए की साइड भी दिखाऊंगा, और जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है यहाँ पे, वो भी इंग्लिश में भी है, अरेबिक में है। तो दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती हैं, इंग्लिश एंड अरेबिक। तो जैसे मुझे अरेबिक नहीं आती उस लेवल पे कि मैं स्पीक कर सकूं बहुत ज़्यादा, इसी तरह यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं जो अरेबिक नहीं जानते। जैसे यूरोपियन हैं, उसके अलावा यूके के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, सो ऑन, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ लोग हैं। उनकी ये कॉमन लैंग्वेज नहीं है अरेबिक, और वह सीख भी नहीं सकते। तो इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे चलेंगी, और वही यहाँ पे साफ सी बात है। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अरेबिक की जो है आपकी कंपनी, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आपको कोई फ्रीलांसिंग टाइप वर्क मिल भी नहीं सकता, और मिलेगा भी तो बहुत कम। तो आपने जिनको देखना है वो ज़्यादातर यूरोपियन हैं, या हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, सो ऑन, इस तरह की कंट्रीज़ के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइड कंट्री बैठ के भी कंपनीज बना के चला रहे हैं, और वो फ्रीलांस काम करवाते हैं वर्क फाइवर एंड अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर ये आपका है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और अदर दैन दिस, अगर यहाँ पे भी आते हैं तो आपको हो सकता है जो यहाँ की लोकल कंपनीज हैं जिन्हें अमीराती चलाते हैं, उनमें बहुत कम ही मिले, हो सकता है, क्योंकि अरेबिक रिक्वायर्ड होती है नॉर्मली, वो चाहते होते हैं। बहुत में नहीं भी होती, लेकिन जितनी बाकी कंपनीज हैं वहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड अरेबिक। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार कितनी कंपनीज हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे अराउंड 1 मिलियन कंपनीज हैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है यूई के अंदर। 1 मिलियन कंपनीज हैं। तो आप 1 मिलियन कंपनीज को देखें तो यहाँ की फर्म्स जितनी हैं, 400-500 अगर फर्म भी है, तो वो उसको टैकल नहीं कर पाती। तो बाहर जो स्कोप है इसका काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं यहाँ पे जो अफोर्ड भी नहीं करती। यहाँ पे हम यहाँ पे वीएटी कॉर्पोरेट टैक्स का काफ़ी चार्ज करते हैं। तो इस वजह से उन्हें कोशिश होती है कि हमें वो बंदा मिले जो स्किल्ड भी हो, और जो आपके बजट में भी फॉल करता हो, उसको एम्प्लॉय करने में या उससे काम कराने में वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू गाइस, यू कैन लर्न दिस एंड यू विल लर्न अ प्रैक्टिकल। ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आप इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें कर पाएंगे। एक और साहब आए हैं, मैं जस्ट उनको इन कर लूँ लॉबी में, एडमिट ऑल। जी, तो मेरी आवाज़ होपफुली आ रही होगी सबको, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले हमारा कोर्स में हम सबसे पहले जो लर्न करेंगे यहाँ पे, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स 2022 में उसकी लेजिस्लेशन आई है, 2023 में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, 2024 में पहली रिटर्न गई है। तो पहली रिटर्न जाने के बाद अब आगे रिटर्न्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेजिस्लेशन भी आती जा रही हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे पाकिस्तान की भी बात की जाए तो एक टाइम पे वो नया था, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आती गईं। अब इस लॉ में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती गईं, अब आती जा रही हैं। अब
कंपैरेटिव एडवांटेज उसी बंदे को होगा जो अभी से इसे जो है ना कर पाएगा, इसको मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, इसके ऊपर ग्रिप ले लेगा, तो वो एक पेस में आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो अब कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे, उनके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे टाइम लगेगा और वहाँ वो आगे कंपैटिबल भी नहीं होगा यहाँ पे। पहले लोग आते थे, तो ईज़िली इन चीज़ों को कर लेते थे। तो इसमें हमें ये फ़ायदा है कि आप इसको सीखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। तो मूव करते हैं जी, हम थोड़ा-सा कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट टैक्स की टाइमलाइन क्या है? और उसके बाद हम इसके फ्रेमवर्क की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सो ऑन होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन इन स्लाइड्स के थ्रू अभी हम चलेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें को राइटिंग में काम करना पड़ा, हमें साथ में जो हमारा टैक्स पोर्टल है वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है? हमें एफटीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करनी है, हमें एक प्रैक्टिकली रिटर्न भी फाइल करनी है। यू कैन ये मेरी फ़ोटो भी आ रही है, ठीक है डन। अच्छा तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट। तो मैं थोड़ा-सा अब टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करूँगा कि हमारी टाइमलाइन क्या थी इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स आया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब ये आया है, अब ये किस स्टेज पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड 31st जनवरी 2022 को जो है ना अनाउंसमेंट हुई थी कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम लेके आना चाह रहे हैं। यूएई ने ये अनाउंस किया था और फिर क्या हुआ जी 15 मई जो है फिर 3 अक्टूबर 2022 को उन्होंने एक लॉ इशू कर दिया इसके ऊपर। यहाँ पे जो चीज़ इशू जो लेजिस्लेशन जिस तरह होती है उसके ऊपर भी मैं आगे बाद में डिस्कस करता हूँ। तो एक फेडरल डिक्री लॉ आया जिसका नंबर था 47 और दैट इज़ अ 2022। नॉर्मली इनके लॉ के इस तरह रेफरेंस होते हैं कि ये हमेशा एक लॉ का नंबर होता है और फिर उसके साथ ईयर भी मेंशन किया होता है। तो ये 2 चीज़ें ये नॉर्मली मेंशन करते हैं कि हर साल के लॉ को एक नंबर देते हैं और उसका साल भी साथ ही अटैच कर देते हैं ताकि वो उनको भी याद रहे और जो साफ-सी बात है जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनको भी पता रहे कि ये कब आया था और इसका नंबर क्या था। तो उन्होंने 3 अक्टूबर 2022 को इश्यू कर दिया फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 और 2022। ये किसके ऊपर है? कॉर्पोरेशन एंड बिज़नेसेस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई पर्सनल टैक्स नहीं है। जो बिज़नेसेस हैं, जो कॉर्पोरेशन है, हमेशा कॉर्पोरेशन से मुराद होता है कंपनी या बिज़नेसेस वो वाले जो ऐसे लोग जो बिज़नेसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स है, पर्सनल टैक्स नहीं है। ये फर्दर भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर 15 मई 2023 को कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा जी इसमें आप लोग रजिस्टर होना भी स्टार्ट हो जाए। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है ये भी हम आपको टैग जहाँ रजिस्टर होना है, किस पोर्टल पे होना है, उस पे हम आपको समझाएँगे, दिखाएँगे कैसे-कैसे क्या फ़ील्ड्स होती हैं। एक हम करके भी देखेंगे, जो कि हम नो डाउट सबमिट नहीं भी करेंगे होपफुली और हो सका रियल टाइम में जैसे आज भी मैंने एक किया है, तो मैं वैसे दिखा भी दूँगा। तो वो हम करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो 15 मई 2023 को किया था ना, वो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के लिए था, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़। उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके लिए और प्राइवेट कंपनी मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं ऐसी कंपनीज़ जो प्राइवेटली 1 शेयर होल्डर है, 2 है, 4 है, 5 हैं, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा भई आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें अपनी, रजिस्टर होना स्टार्ट करें। फिर क्या हुआ जी 1 जून 2023 को कॉर्पोरेट रेज़ीम को उन्होंने लाइव कर दिया। उन्होंने कहा भई आज से ये इफेक्टिव है लॉ। पहले लॉ आया, पहले अनाउंसमेंट आई, फिर डिक्री लॉ आया, डिक्री लॉ के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन की, फिर 1 जून 2023 से उन्होंने कहा दिस इज़ अलाइव, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस डेट। तो ये क्या हुआ जी, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टैक्स पीरियड फॉर द टैक्सेबल पर्सन विद द 1 जून टू 31 जुलाई फाइनेंशियल ईयर। अब ये ऐसी कंपनीज़ थी जिनका फाइनेंशियल ईयर कौन-सा था? 1 जून से 31 मई उनके लिए पहला टैक्स पीरियड स्टार्ट हो गया। फिर 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टैक्स पीरियड फॉर द टैक्सेबल पर्सन्स विद द कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो है आपका लेट मी एड समवन जो यहाँ पे नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है ना, वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है।
लेकिन कुछ कंपनीज का डिफरेंट होता है, जैसे 1 जून टू 31 मई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ कंपनीज ने ये सेलेक्ट कर लिया, और जब आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कर रहे होते हैं तब आप ये डिफरेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मल कैलेंडर ईयर है इनका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बट यू कैन चेंज, यू कैन गिव देम अ रीजन व्हाई यू वांट दिस टू बी योर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलेंडर ईयर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईयर। मतलब आप अपना रखना चाहते हैं तो आप उनको रीजन देंगे तो वो आपको वो भी दे देते। 31 मई 2024 को पहला टैक्स ईयर कंप्लीट हो गया। किन कंपनीज के लिए? ये जो पीछे 1 जून 2023 से जिनका स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल ईयर। अब उनका जब टैक्स ईयर कंप्लीट हो गया तो क्या होता है, टैक्स ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो साफ सी बात, उन्हें रिटर्न फाइल करनी है। तो जब रिटर्न फाइल करनी है तो उनको 9 मंथ का टाइम मिला, 9 मंथ्स का। ये आगे 31 दिसंबर 2024 को एंड ऑफ द फर्स्ट टैक्स पीरियड फॉर टैक्स विद द कैलेंडर ईयर। अब 31 दिसंबर को अगले जो पिछले थे जिनका 1 जनवरी 2024 टैक्स ईयर था उनका भी कंप्लीट हो गया। अब इसके पास भी 9 मंथ है, उसके भी फाइनेंशियल ईयर जो उसका क्लोज हुआ, टैक्स ईयर जो क्लोज हुआ, उसके बाद 9 मंथ उसको भी मिले हैं और 9 मंथ उसको भी मिले। इसका मतलब है 31 मई 2024 को जिसका ईयर क्लोज हुआ है उसके आगे 9 मंथ्स कितने बने, आप काउंट कर ले। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी। तो फरवरी 2025 उनका क्या था, टैक्स जो कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 28 ऑफ फरवरी। अब अगर 31 दिसंबर 2024 वाले की बात की जाए जिनका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2024 टैक्स ईयर था, उसके लिए कौन सी डेट है? उसके लिए आगे 9 मंथ है, 30 उसका है 30 सितंबर 2025। उसका ये 31 जो 30 सितंबर है वो उसकी क्या है, डेडलाइन है जहां पे उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने सिर्फ एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जहां पे कंपनी का ईयर एंड क्लोज हुआ है उसके आगे उसके बाद 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स के अंदर उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी। आपने ये बस देख लेना। और ये कहाँ से आपको पता लगेगा टैक्स ईयर का, ये भी हम आपको बता देंगे। जो आपकी रजिस्ट्रेशन जब होती है वहां आप सेलेक्ट करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट होता है कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का उसके ऊपर ये मेंशन्ड होता है, ठीक है। या आप अपने पोर्टल में भी जाके ये जाके देख लेते होते हैं कि मेरा ये क्या है। और इससे पहले जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसके अंदर ये मेंशन हुआ होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेमोरेंडम के अंदर ये लिखा होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, उसके हिसाब से आपका टैक्स ईयर आगे सिलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर आता है 28 फरवरी 2025, ये मैंने आपको बता दिया। ड्यू डेट फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग एंड पेमेंट फॉर द टैक्सेबल पर्संस हुज फाइनेंशियल ईयर इज 1 जून टू 31 मई। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जिनका आगे 9 महीने कंक्लूड हुए थे उनकी ये थी। और 30 सितंबर 2025 ड्यू डेट फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स फॉर टैक्सेबल फॉर द कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो ये बहुत आसान है आपके लिए। अब बहुत आसानी होगी। शुरू में जो लोग जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उनके लिए थोड़ा-सा इसे इंटरप्रेट करने के लिए इश्यू होता था, लेकिन अब तो स्मूथ हो गया, ये टाइम गुज़र चुका है। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके 2 ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं नॉर्मली, लेकिन आप जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक भी कर सकते हैं अपना। नॉर्मली यही होता है। कौन-सा 28 फरवरी होता है, 28 फेब या फिर 30 सितंबर। अब आपने फाइनेंशियल ईयर उसका देखना है, उस हिसाब से आगे आपने 9 मंथ कैलकुलेट कर लेने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएई का जो कॉर्पोरेट टैक्स का लीगल फ्रेमवर्क है ना वो क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको किसी भी कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क का नहीं पता होता ना कि लॉ कैसे काम करता है, लॉ कैसे बनता है, कहाँ-कहाँ से लॉ बन के आता है, सो ऑन, तो आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको बेसिक ये चीज़ें समझाएँ, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आए कि यार ये चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं और इसको आपने कहाँ-कहाँ से सर्च करना है और कैसे-कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फेडरल डिक्री लॉ नंबर कौन-सा आया था? जो मैंने अभी ये पीछे आपको अभी भी बताया है। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 और 2022 ये कौन-सा था? ये मैं आपको बता रहा था। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द कॉर्पोरेशन एंड बिज़नेसेस है, उसके ऊपर आया था। इसी तरह ये एक डिक्री लॉ नहीं होता, मल्टीपल जैसे मैंने आपको बताया वैट के ऊपर अलहदा होगा, एक्साइज़ के ऊपर डिफरेंट होगा और बाकी लॉ को जितना रेगुलेट इस एमिरेट्स में किया जाता है,
यूए में किया जाता है उसके ऊपर एक लॉ आता है जिससे कहा जाता है फेडरल डिक्री लॉ, वो सेपरेट होता है हर एक के लिए। तो कौन इशू करता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ द यूए। अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे यूए में प्रेसिडेंट कौन होता है? वेरी सिंपल, यहाँ पे एमिरेट्स है, हर एक एमिरेट्स जो है ना उसका अपना एक क्या कहते हैं सरबराह होता है। जैसे दुबई है तो उसका अपना है, अबू धाबी है उसका अपना है, इसी तरह शारजा है उसका अपना है, फुजैरा है उसका अपना है, उम्मुल कुरैन है उसका, अलैन है उसका अपना है, इसी तरह अजमान है। तो जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे उनका अपना अपना एक अपना अपना सरबराह है। अब वो जो हर स्टेट का सरबराह है वो सारे मिलते हैं, मिल के बैठ के कैबिनेट बनाते हैं। अब होता क्या है, जो अबू धाबी है ना ये सबसे बड़ी स्टेट है, एमिरेट्स है, और वो ज्यादा पावरफुल भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा है। लेट मी ऐड समवन इज हियर। ओके, तो जो अबू धाबी है उसका जो उसको रन करता है, जो उसका केयर टेकर है जिसे हम कहें, तो वो प्रेसिडेंट होता है हमेशा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं और वो सबसे बड़ी स्टेट है। तो इसीलिए इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज उनके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो इस वजह से हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है वो अबू धाबी से होता है। उसके बाद सेकंड जो रिच स्टेट है वो दुबई है। अब दुबई जो है उसमें उसका जो रूलर है, वर्ड जो से यूज होता है वो रूलर है, जो इसका रूलर है आपके दुबई का, वो आपका डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, सॉरी, और प्राइम मिनिस्टर होता है हमेशा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इसे कह सकते हैं आप, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और उसके बाद जो बाकी स्टेट्स के हैं वो पार्ट ऑफ दैट होते हैं, बट दे आर नॉट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट है वो अबू धाबी का से सेलेक्ट होता है और वो ये डिग्री इशू करता है, और वो खुद नहीं कर सकता, बाकियों सारे से कंसल्टेशन के बाद अप्रूवल होता है, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो तो आपने मुझे बताना है, हम उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, पहला सबसे पहले आता है फेडरल डिक्री लॉ। फेडरल डिक्री लॉ के बाद कैबिनेट डिसीजंस आते हैं। अब इन्होंने कैबिनेट्स बनाई होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो फेडरल डिक्री लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए उसमें कोई इम्बिग्विटी है या उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि डिक्री लॉ जो होता है ना वो एक मतलब स्पेसिफिक चीजें बताता जाता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन उसकी हमेशा आती है वो कैबिनेट डिसीजंस के अंदर आती है। उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है कि ये डिक्री लॉ आया था, उसका आर्टिकल दिस था, आर्टिकल दिस था। हमारे यहाँ पे जो फेडरल डिक्री लॉ होता है उसमें आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1 2 3 4 5, मैं दिखा भी दूंगा अभी। तो आर्टिकल्स जो है ना वो उनको फर्दर किया जाता है एक्सप्लेन, और वो किया जाता है कैबिनेट डिसीजन से। अब जब कैबिनेट डिसीजंस के बाद मिनिस्टर्स जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो भी अपने कुछ डिसीजन इश्यू करते हैं। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यहाँ पे, वो ज्यादातर हमारा जो यहाँ पे लॉ को डिस्कस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट दिया करेगा और जो ज्यादा इश्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिसीजंस आया करेंगे वो कहाँ से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया करेंगे। ओके, सो ये कौन मिनिस्ट्री डिसीजन इश्यू करता है? इश्यूड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद एफटीए के डिसीजन आते हैं। फेडरल टैक्स अथॉरिटी जो यहाँ पे है ना वो वो भी डिसीजन कुछ इशू करती है। जो वो इशू करती है वो कौन इशू करता है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एफटीए। इसी तरह एफटीए कुछ गाइड्स इशू करता है। अभी तक 18-19 गाइड्स आ चुकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो गाइड्स किस चीज पे होती हैं? वो गाइड्स भी जितनी हैं वो हमेशा आपकी किस चीज के ऊपर होती हैं? वो गाइड्स भी हमेशा इसी लॉ के ऊपर हैं। वो गाइड्स हैं, उनका कोई ये नहीं है कि कोई आप उसे कहें एज अ लॉ यूज करें, बट दे आर रेफरिंग टू द लॉ। वो एक गाइडेंस है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि अगर समझ ये चीज आपको नहीं आ रही तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन है, उसकी ये है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि दीज आर जस्ट गाइड्स, दीज आर नॉट अ लॉ रेफरेंस। आप इसे कहीं लॉ के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट दीज आर गाइड्स, यू कैन कंसल्ट दीज। फिर उसके बाद पब्लिक क्लैरिफिकेशन आती है, वो भी एफटीए इशू करता है। और वो क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो
वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जहां एफटीए को लगता है कि ये चीज लोगों को सही समझ नहीं आ रही या एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, तो वो चाहते हैं कि इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट जाती हैं। यहाँ पे मैं एफटीए के पोर्टल से आपको दिखाऊंगा कि हम उनको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन के लिए एक्सेस करते हैं, उनको भेजते हैं, कॉल भी करते हैं कि ये एक इशू है, इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं। जो उन्हें लगता है कि ऐसा एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी है, लोगों को समझ नहीं आ रही, तो एफटीए क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है। तो इस पे क्लैरिफिकेशन आ चुकी हैं काफी। वन ऑफ देम मैंने यहाँ लिस्ट की हुई है, हो सकता है एक दो और भी हों, तो वो हम देख लेंगे। बट you have to understand what is the legal framework: federal decree law, cabinet decision, ministerial decisions, FTA decisions, FTA guides and public clarification। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप आगे चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको समझ आएगा, क्योंकि इनके रेफरेंसेस हैं आगे जब हम पढ़ रहे होंगे। तो मैं कहूंगा फेडरल डिक्री लॉ में ये लिखा हुआ है, फिर मैं कहा करूंगा कैबिनेट डिसीजन ये आया था, फिर मैं कहूंगा ये मिनिस्टोरियल डिसीजन आया है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे जो पार्ट 2 है ना, अब हम जो चीजें डिस्कस करने जाएंगे वो है की एलिमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। देखें, कॉर्पोरेट टैक्स के एलिमेंट इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि आपको ये किस पे एप्लीकेबल है, क्या एलिमेंट क्या है कॉर्पोरेट टैक्स के, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको ये चीज अंडरस्टैंडिंग आ गई तो वो बेहतर तरीके से इन चीजों को फर्दर आगे लिंक कर पाएगा और सही तरह से किसी को एडवाइस कर पाएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने इन चीजों को कैसे समझना है, मैं ये आपको अभी इस पे फर्दर करता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो वो मुझे आप बता दें। आंटिल मुझे एक सेकंड के लिए इसको, आपकी रिकॉर्डिंग जो है हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा कोर्स हम आपको देंगे। इसमें तो अभी ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट आपको ये बेसिक चीजें आएंगी तो आप आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अभी हमें आगे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करनी है। तो मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? जी बिल्कुल, स्क्रीन शो हो रही है, की एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। ओके डन, ग्रेट। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम मूव करते हैं फर्दर। हाँ जी सर, मूव करें, स्टार्ट करें। ओके ग्रेट। अच्छा, इसमें फिर फर्दर जो है हमें, जो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि जो की एलिमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, उसमें हमें देखना है कि व्हाट इज द टैक्सेबल पर्सन, कि टैक्सेबल पर्सन कौन है, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या है, और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन उसी के अंदर फॉल करेगी। तो मेन जो अगर हम बात करें ना, तो दो ही एलिमेंट है, कौन से, टैक्सेबल पर्सन और टैक्स रेट। पहले आपको पता होना चाहिए कि टैक्सेबल पर्सन कौन है, फिर उस पे टैक्स का रेट क्या लगेगा। बस ये दो बातें अगर आपको सही तरह से पता है तो बाकी चीजें उसी का पार्ट है। टैक्सेबल पर्सन में बात की जाए तो दो बातें, एक है नेचुरल पर्सन और एक है जुरिडिकल पर्सन। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको पता है क्या होता है। फिर उसके बाद टैक्स का पीरियड का आपको पता होना चाहिए और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन का भी आपको पता होना चाहिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन चारों को कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या होना है, टैक्स पीरियड क्या होगा हमारा, और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन क्या है, वन बाय वन। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि व्हाट इज, हु इज अ टैक्सेबल पर्सन, इधर इज नेचुरल पर्सन और जुरिडिकल पर्सन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अ नेचुरल पर्सन, है ना, नॉर्मल सी बात है। अब नेचुरल पर्सन से साफ सी मुराद है वही है नेचुरल पर्सन, मतलब नेचुरल से मुराद है वही जो एक लिविंग अल्लाह ताला ने बंदे को बनाया, वो है नेचुरल पर्सन, मतलब मेल या फीमेल, एनी वन ऑफ देम, राइट, दैट इज अ नेचुरल पर्सन। अब जुरिडिकल पर्सन क्या होता है, जुरिडिकल पर्सन वो होता है जो इनकॉर्पोरेटेड होता है। अब इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है बाय द वे, हैविंग अ बिजनेस लाइसेंस इसके पास। यस, हैविंग बिजनेस लाइसेंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम लॉ। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो वो एक जुरिडिकल है। यहाँ पे वर्ड जुरिडिकल का यूज हुआ है। पाकिस्तान में हम नॉर्मली जो कंपनी का वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं वो एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब है तो पर्सन बट आर्टिफिशियल है। यहाँ में उन्होंने वर्ड यूज कर दिया जुरिडिकल। जुरिडिकल भी आर्टिफिशियल पर्सन ही होता है, इसका मतलब है जो किसी लॉ के तहत बना है, ठीक है ना।
किसी चीज ने उसको क्रिएट किया, जैसे नेचुरल पर्सन को अल्लाह क्रिएट करता है ना। इसी तरह जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये जुरिडिकल पर्सन है, ये भी किसी लॉ के तहत क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन।